हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। देखो, कल हम लोगों ने वेक्टर की क्लास पढ़ी थी, पर हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करना है बिकॉज इट इज अ डेमो लेक्चर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्कुलर मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलने वाले हैं। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज बहुत ध्यान से देखी होगी। क्या देखा होगा आपने ध्यान से कि जब आप गाड़ी में, सपोज करो ये आपकी मस्त गाड़ी है, देखो उसे गाड़ी बनाते इतनी अच्छी आती नहीं, ये एक मस्त आपकी गाड़ी है। और अगर आप गाड़ी में, अगर जैसे ये बिल्कुल सीधा रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जाके देखा हमने रास्ता क्या है, आपका टर्न हो गया। आप ठहरे, फास्ट एंड फ्यूरियस देख के मूवी आए हो। अगर आप लोग फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख के आओगे तो बिल्कुल गर्म खून टाइप की, आज तो गाड़ी को ना अच्छी तेजी से ही मोड़ देना है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा तेजी से सर्कुलर टर्न देते हो तो आप देखते हो जो उसके लोग अंदर बैठे हुए होते हैं, सपोज करो ये सपोज करो ये राम राम आपका क्या है, इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही इसने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी और इसने अचानक से इस गाड़ी को मोड़ा, तो इसने देखा कि इसको एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, जो बाहर की तरफ ले जा रही है। तो ये फोर्स जो कहलाती है, ये फोर्स आपका जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स होता है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होता है, और यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स होती है वो आपकी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं, आपको ये भी पता है कि ज्यादा तेज गाड़ी मोड़ दी जाए तो क्या होता है, गाड़ी स्किड कर जाती है, रोड से बाहर निकल के फिक जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आज हमारा पता अल्टीमेटली गोल क्या है, आज हमारा अल्टीमेटली गोल है कि हम किस स्पीड से गाड़ी को मोड़े कि हमारी गाड़ी ना स्किड ना करे, खिसके ना, आपका एक्सीडेंट ना हो। समझ में नहीं है। तो पहले हम एक कंडीशन पता क्या देखने वाले हैं कि अगर नॉर्मल सर्कुलर रोड हो, ठीक है, नॉर्मल सर्कुलर टर्न हो, उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए गाड़ी की मुड़ते वक्त। और एक बार हम क्या करेंगे, रोड को एक हिस्से को उठा देंगे, क्योंकि उठाने से क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी रखने के लिए। तो हम देखेंगे दोनों कंडीशन। पहला क्या हो जाएगा, जब आप सर्कुलर टर्न लेंगे फ्लैट रोड पे, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, जब आप सर्कुलर टर्न लेंगे बैंक रोड पे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। ध्यान से देखो यहाँ पे। तो देखो, कुछ मैं थोड़ा आपको स्टेप बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ तरीका होता है, उसको एक बार अपन लोग प्रोसेस को देख लें, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। देखो, अगर कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आए, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ स्टेप कैसे फॉलो करने पड़ते हैं, देखो ध्यान से। पहला स्टेप होता है कि रिजॉल्व, ड्रॉ द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ड्रॉ द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले क्या कर लो, आप लोग जितने भी प्रकार की फोर्सेस दिख रही है ना, उनको ड्रॉ कर लो। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है इसके बाद, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। क्या करो आप लोग, सबसे पहले फोर्सेस को ड्रॉ कर लो। कुछ फोर्सेस किसी एंगल के साथ लग रही होंगी, तो उनको क्या कर देंगे हम लोग, रिजॉल्व करेंगे। तीसरा आपका स्टेप क्या हो जाएगा आपका, कि इनसाइड कमिंग फोर्सेस को, इनसाइड कमिंग फोर्सेस को पुट इक्वल टू, किसके इक्वल रख देते हैं, इनसाइड कमिंग फोर्सेस को सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर r से रख देते हैं, और जो आपकी वर्टिकल फोर्सेस होती है उसको mv से बैलेंस करा देते हैं। वर्टिकल फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय mg फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। क्या स्टेप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोग जितने क्वेश्चंस करोगे उस पर 4 स्टेप तो आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जितने भी प्रकार की फोर्सेस दिख रही है उनको ड्रॉ कर लो। कर लिया कि नहीं किया, ठीक। ड्रॉ करने के बाद जो एंगल के साथ फोर्सेस लग रही थी उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो। आगे बात सुनने के लिए, जैसे ही आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकल गया, उसके बाद जो अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही थी उसको किसके इक्वल कर देंगे। आपको पता है किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ है ना। तो अंदर की तरफ जितनी फोर्सेस लग रही थी उसको हमने काहे से बैलेंस करा दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर अपॉन r, या इसको अपन और क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे n ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r। v क्या था आपका लीनियर वेलोसिटी,
और ओमेगा क्या था आपका एंगुलर वेलोसिटी। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे ही आपने अंदर की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर दिया, अगला स्टेप है आपका वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना। तो देखो वर्टिकल फोर्स को हम बैलेंस किससे करते हैं, mg फैक्टर से। आई बात समझ में कि नहीं आई। वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग बैलेंस करते हैं बाय द फैक्टर ऑफ mg। ठीक है, तो ये जैसे आपके चारों स्टेप हो गए। अब इसका एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं कि चारों स्टेप अप्लाई कैसे करते हैं। चलो देखो इसको एक बार समझना ध्यान से कि हम चारों स्टेप्स को अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखो सपोज करो एक क्वेश्चन लिया मैंने, लेट इट टेक अ क्वेश्चन। सपोज करो कि ये एक आपका पेंडुलम टाइप का, इनिशियली ये एल लेंथ का पेंडुलम है जिसका मास आपका क्या है m है। हमने क्या किया, इसको रोटेट कराने की कोशिश की तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होने लगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करने लगा। ये आपका L है, ये आपका m मास है। ये क्या हुआ, जिस तरीके से पहले लटका था उससे एंगल थीटा बना लिया। हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हम अप्रोच बिल्ड करते हैं सर्कुलर मोशन की। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, ये L लेंथ का आपका क्या था, पेंडुलम की स्ट्रिंग थी L लेंथ की, और पेंडुलम के बॉब का मास कितना था m। हमने इसको रोटेट कराना चालू किया, इसने एक सर्कुलर या हॉरिजॉन्टल सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस आपको मान ली r है। ठीक है, पर हमें देखो इस पूरे को पढ़ना नहीं है ये, क्योंकि एक अलग से खुद का टॉपिक है, पर हमें सीखना है किस प्रकार से यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं अप्रोच को। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला अप्रोच देखा था, सबसे पहले क्या था, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब आपको पता है कि अगर ये रस्सी इस बॉब से अटैच है तो रस्सी पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, टेंशन होता है कि नहीं होता है। तो देखो रस्सी पे हमेशा कांटेक्ट से दूर की तरफ लगता है टेंशन, तो यहाँ पे आपने एक टेंशन लगा दी। आई बात सुनने की नहीं आई। अब आपने एक चीज और नोटिस की, क्या नोटिस किया कि ये जो आपका बॉब था इसका मास कितना था m, तो नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, आपका mg फैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा, ग्रेविटी वाला, हाँ है ना। तो नीचे की तरफ आपका लगने लगा mg। ठीक है ना, पहला ड्रॉ ऑल दी फोर्सेस हो गया हमारा काम। दूसरा हमारा काम ये था कि हमें बताना है कि कितने इसको रिजॉल्व कैसे करते। तो ये देखो हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। आए बात समझ में, इस लाइन के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी। तो अब एक चीज देखना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा था तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से, जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ आता है क्या, कॉस कंपोनेंट। तो टेंशन का थीटा के साथ वाले के साथ क्या आ गया, टी कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाले पे आ जाएगा क्या, टी साइन थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कितने प्रकार की फोर्सेस लग रही थी उसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने देखा जो फोर्सेस एंगल के साथ लग रही थी उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया। अब इसमें कोई और प्रकार की फोर्सेस लग रही है क्या, नहीं लग रही ना। तो तीसरा स्टेप हमने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल और अंदर की तरफ लगने वाली फोर्सेस को आपको काय से बैलेंस करा देना है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा जो आपका है वो किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर अपॉन r के, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है ना, और जो वर्टिकल फोर्सेस है तो वर्टिकल फोर्सेस आपका कितना है, टी कॉस थीटा, जिसको आपको बैलेंस कराना है, आपको समझ में आया, टी कॉस थीटा को आपको बैलेंस कराना है mg से। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो देखो टी साइन थीटा mv स्क्वायर अपॉन r, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से हमें क्या मिल गया, tan थीटा। समझ में आएगी है, m से m हमारा कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया, rg। तो v बराबर अंडर रूट rg tan थीटा। इस तरीके से हम लोग अप्रोच लगा के सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को समझते थे। पर हमारे लिए क्या जरूरी था, सबसे पहले क्या करना था, फोर्सेस को ड्रॉ करो, दूसरा उनको रिजॉल्व करो, अंदर की तरफ आने वाली को सेंट्रीपिटल से बैलेंस करो, वर्टिकल को mg से बैलेंस करो, एंड देन उसके बाद आगे कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। आई बात समझ में कि नहीं। तो इसी अप्रोच को यूज करेंगे आज हम लोग के टॉपिक, क्योंकि हमारी वीडियो का टाइटल क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। पर आज हम पहले पढ़ेंगे कि अगर नॉर्मल सर्कुलर टर्न होता तब क्या होता, और फिर अगर उस रोड को बैंक कर दे तब क्या होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, नोट डाउन करो जल्दी से इसको। हो गया नोट डाउन, सबका हो गया, चलो
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक हम आज का पढ़ते हैं, अ कार टेक अ सर्कुलर टर्न, अ कार टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ फ्लैट रोड। ठीक है, हमारी क्या है, कार जो होगी सर्कुलर टर्न लेगी, पर किसमें लेगी, फ्लैट रोड पे। सपोज करो ये आपका एक फ्लैट रोड था, आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखो फ्लैट रोड में सपोज करो एक गाड़ी का आगे का हिस्सा है और इसमें क्या है, दो टायर लगे हुए आगे के जो दिख रहे हैं, और ये आपका इस तरीके से आगे सर्कुलर टर्न लेने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पे, मान लिया इसकी वेलोसिटी भी है। अब एक चीज देखो, जब आपकी ये गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही होगी, ठीक है ना, ये तो सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में सरफेस के सर्कुलर टर्न ले रही है, तो इसको अंदर की तरफ रखने वाली चीज क्या होगी। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक यूनिक फोर्स तो होती नहीं है, जो फोर्स भी सर्कुलर मोशन कराती है उसी को हम क्या बोलने लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने एक चीज देखी कि टायर हमारे कांटेक्ट में है और रोड हमारा होता है रफ, बात समझ आई। टायर हमारे कांटेक्ट में है और रोड होता है हमारा रफ, यानी यहाँ पे एक ही प्रकार की फोर्सेस लगती दिख रही है, वो है फिक्शन। तो हमने देखा अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स, तो देखो गाड़ी अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो हमारी गाड़ी कहां जाने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ, रोड से बाहर जाने के लिए। तो फिक्शन हमारा यहाँ पे मान लो पहले वाले टायर में लग गया F1 और मान लो दूसरे वाले टायर में लग गया आपका F2 अंदर की तरफ, है ना। ये तो एक कांटेक्ट फोर्स हो गई। आपने एक चीज और पढ़ा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो उस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। तो ये टायर आपका सरफेस पे रखा हुआ है, तो मान लिया इस वाले टायर पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपका R1 और इस वाले टायर पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया आपका R2। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, जितने भी प्रकार की फोर्सेस है उनको ड्रॉ कर लो, हमने कर लिया, कोई दिक्कत क्या। अब हमने ये बोला जो भी अंदर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं वो हमें देंगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अंदर की तरफ फोर्सेस कौन कौन लग रही हैं, F1 प्लस F2, ये तो जो फिक्शनल फोर्स है ये आपकी क्या लग रही है अंदर की तरफ, इन दोनों का सम आपको क्या दे देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² डिवाइडेड बाय r। कोई दिक्कत क्या, ये फिक्शन फोर्स ही आपकी गाड़ी को रखे हुए है ना सर्कुलर ट्रैक में। अगर ये फिक्शन न लगती तो आपकी गाड़ी तो बाहर फिट जाती, हाथ पांव टूट जाते आप लोगों की गाड़ी तेज चलाने से। लेकिन फिक्शन लग रहा है इसी की वजह से, तो आपका क्या होता है, आपकी गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है ना। हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले में एक चीज देखी थी कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता था, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो म्यू इंटू एन होती है, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट करें तो मान लो म्यू आर, एफ बराबर क्या होता है म्यू इंटू आर। तो देखो यहाँ पे पहले वाले फ्रिक्शन के लिए पहली वाली नॉर्मल रिएक्शन कितनी है R1, दूसरे वाले फ्रिक्शन के लिए दूसरी वाली नॉर्मल रिएक्शन कितनी है R2। तो हमने इस दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, तो F1 हमें क्या मिला, म्यू टाइम्स ऑफ R1, F2 हमें क्या मिला, म्यू टाइम्स ऑफ R2। कोई दिक्कत क्या, यहां तक कोई दिक्कत क्या। अब हमें क्या करेंगे, F1 और F2 की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, ठीक है। और एक चीज देखना, नीचे की तरफ क्या लग रहा है आपका, नीचे की तरफ लग रहा है आपका mg फैक्टर। अगर व्हीकल का मास m है तो ये हो जाएगा mg, ठीक है। अगर हम F1 और F2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ R1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ R2 और एक इसके बराबर है आपका mv² डिवाइडेड बाई r। कोई दिक्कत क्या, म्यू R1 प्लस म्यू R2 बराबर किसके आपके mv² डिवाइडेड बाई r के, हाँ है ना। अब देखो एक चीज देखते ध्यान से, यहां पे देखो म्यू तो कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर आपका हो गया mv² डिवाइडेड बाई r। यहां तक कोई दिक्कत क्या। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है R1, ऊपर की तरफ लग रहा है R2, नीचे की तरफ अकेला लग रहा है mg। क्या गाड़ी हवा में ऊपर की तरफ जा रही है क्या, या जमीन के अंदर धस रही है क्या, नहीं है ना, तो वो ऊपर हवा में उड़ रही है ना, जमीन के अंदर घुस रही है। इसका मतलब है कि जो R1 और R2 का सम है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, आपका mg बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि R1 प्लस R2 ये तो बैलेंस कर रहा है हमारा mg फैक्टर। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो म्यू टाइम्स ऑफ mg बराबर आपके किसके हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r।
क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो यहाँ m से m को काट दिया, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज नोटिस की हमने, r उधर जाएगा तो म्यू आर जी और v का आ जाएगा इधर पे रूट, तो ये वो वेलोसिटी हो गई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पे अगर ऑब्जेक्ट जाएगा या गाड़ी रन करेगी तो सर्कुलर ट्रैक फॉलो करेगी। अगर इससे वेलोसिटी ज्यादा हुई ना, समझ रहे हो ना, तो पूछा जाता है कि कार की स्किडिंग की कंडीशन क्या है, कार स्किड ना करे तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी को लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट म्यू आर जी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो कार पक्का स्किड कर जाएगी, पर इससे कम वेलोसिटी हुई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सर्कुलर ट्रैक में ही रहेगी। आई बात समझ में? यानी अगर कोई कार सर्कुलर टर्न लेती है फ्लैट रोड में तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। नोट करो जल्दी से इसको, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया नोट? चलो तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में भी आया तो रिकैप कर लेना। अगर कोई एक कार b वेलोसिटी के साथ r रेडियस वाले सर्कुलर टर्न में टर्न ले रही होती है तो एक पहले वाले टायर में लगने वाली फोर्स फ्रिक्शन, दूसरे वाले में टायर में लगने वाली फोर्स फ्रिक्शन 2, क्योंकि हमें पता है रोड जो उसका सरफेस होता है वो रफ होता है, केवल फ्रिक्शन ही एक ऐसी फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ रखती है। तो अब कार कहां जाएगी, बाहर, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। दूसरा, ये रोड के साथ कांटेक्ट में था तो कांटेक्ट में लगने वाली एक फोर्स और कौन होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले वाले टायर में R1, दूसरे वाले टायर में R2, ठीक है। आपको पता है गाड़ी का कुछ ना कुछ मास होगा तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg, ठीक है। अब हमने बताया था कि जब सब फोर्सेस ड्रॉ हो जाए उसके बाद क्या करना है, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स को mv²r से बैलेंस करा दो। तो अंदर की तरफ फोर्स कौन लग रही है, फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2, और ये किसके बराबर हो गया, mv²r के बराबर। अब हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले वाले की नॉर्मल रिएक्शन थी R1, तो F1 बराबर म्यू टाइम्स ऑफ R1, F2 बराबर म्यू टाइम्स ऑफ R2। इन दोनों की वैल्यूज को हमने पुट किया इस वाली इक्वेशन में, तो F1 की जगह रखा म्यू टाइम्स ऑफ R1, F2 की जगह पे क्या रख दिया आपने, म्यू टाइम्स ऑफ R2 बराबर क्या आ गया आपका, mv²r। तो हमने यहां से म्यू कॉमन लिया, दिस विल बी R1 प्लस R2, और हमें ये पता है गाड़ी हवा में ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर है, आपके mg के। हमने रिप्लेस किया और देखा कि v की जो वेलोसिटी निकल के आई वही अंडर रूट म्यू rg, यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो म्यू rg थी। इसका मतलब है म्यू rg से कम की सभी वैल्यू में गाड़ी आराम से सर्कुलर टर्न ले लेगी, लेकिन जैसे ही ज्यादा होगी हमारी गाड़ी स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो चलो इसके देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इसके नीट और जेईई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। नोट करो ये क्वेश्चन, इसका एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो, अ बैंड in a level road, a bend in a level road has a radius 100 मीटर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, find the maximum speed of a car takes a circular turn without skidding, यानी बिना फिसले वो एक सर्कुलर टर्न ले लेता है, ठीक है। एट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू बराबर आपको दिया गया 0.8, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड जिस पे वो सर्कुलर टर्न ले ले, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.8, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो r बराबर आपको दिया गया 100 मीटर और g कितना आप लेते हो 9.8 या फिर आप लोग 10 ले लो, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे बोला गया है कि ये फ्लैट रोड है, तो फ्लैट रोड में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती थी, अंडर रूट म्यू आर जी। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे रखा
अंडर रूट म्यू आर जी। तो देखो v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। तो v बराबर म्यू कितना है हमारा 0.8, आर कितना है हमारा 100, समझ में आया कि नहीं आया, और जी कितना है हमारा 10। तो ये देखो आपका आ गया 10। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, अगर इसको देखें आप लोग तो v बराबर निकल के आएगा 2√2 से, तो 8 आ गया क्योंकि 0.8 से कैंसिल, और यहां से आ गया 10। तो ये आ गया आपका v बराबर 20√2 मीटर पर सेकेंड, यानी वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 20√2 जिससे आपकी गाड़ी विदाउट स्किडिंग आपकी ट्रेवल कर जाएगी सर्कुलर पाथ में। आई बात समझने के लिए, जल्दी बताओ। तो इसको जल्दी से नोट करो, ये आपका सॉल्यूशन, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया नोट? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ कार A, B and C having velocity 7 meter per second, 9 meter per second and 10 meter per second, ठीक है ना, on a track of coefficient of friction mu बराबर 0.81 and radius is 10 meter, then tell that which car moves विदाउट स्किडिंग। ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ। आपको बोला है 3 कार है, ठीक है ना, कौन कौन सी, कार ए, कार बी और कार सी, ठीक है। कार ए की रफ्तार कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, कार बी की रफ्तार कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, कार सी की रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। उस रोड पे सर्कुलर टर्न ले रहा है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया 0.81 और रेडियस कितनी दी गई है आपकी 10 मीटर। आपको बताना है कौन सी कार विदाउट स्किडिंग मूव कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो मैं कराता हूं। जल्दी से करो, जल्दी बताओ इसको। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप ये निकाल लो कि इस सर्कुलर ट्रैक में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है। जो आंसर निकल के आए फिर इन तीनों को उससे मिलाओ, 7, 9 और 10। जिसकी वैल्यू उस वैल्यू से कम आ रही है या बराबर आ रही है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिसकी वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो वहां पे वो कार स्किड कर जाएगी। बात सुन रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है यहां पर v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। इससे v की वैल्यू निकालो कि सर्कुलर ट्रैक में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको रखें अगर, तो ये कितना है 0.81, कोई दिक्कत, r हमारा कितना है 10 और ये कितना है हमारा 10, g बराबर 10। तो देखो अगर इसको लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट है तो 81 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया अंडर रूट 81 और ये आ गया आपका 9 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था वो कार जिसको स्किड नहीं करना है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, इसके बराबर या उससे कम। तो देखो या तो 9 होनी चाहिए या 9 से कम होनी चाहिए, तभी कार विदाउट स्किड हो जाएगी। और अगर 9 से कोई वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड, क्या 9 से कम है या ज्यादा, तो ये 9 से कम है यानी विदाउट स्किडिंग ही चली जाएगी, ठीक है ना। अगला देखो ये 9 मीटर पर सेकेंड है कार भी, यानी ये भी आपकी क्या करेगी विदाउट स्किडिंग सर्कुलर टर्न ले जाएगी। पर यहाँ पे देखो ये दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड 9 से ज्यादा है, यानी यहाँ पे गाड़ी स्किड कर जाएगी और गाड़ी पलट जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा कार ए एंड कार बी मूव्स विदाउट स्किडिंग। आई बात समझ में ना, कार ए एंड कार बी मूव्स विदाउट स्किडिंग, ठीक है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो सर्कुलर ट्रैक से गाड़ी बाहर की तरफ फेंक जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? अब देखो यहां पे एक चीज और, अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया कि जब यहां पे सर्कुलर मोशन आप करा रहे हो, ठीक है ना, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन चीज बस हो रहा है। यहां पे कोई गाड़ी एक सर्कुलर मोशन में जा रही थी फ्लैट रोड में इस तरीके से, तो आपने एक चीज नोटिस की थी कि इसको सर्कुलर ट्रैक में रखने वाली सिर्फ एक ही फोर्स है। वो फोर्स कौन थी आपकी? फ्रिक्शनल फोर्स थी, ठीक है ना, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज द रीजन कि ये आपका सर्कुलर ट्रैक में था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा फ्रिक्शन बस पे डिपेंड होना एक खतरे की चीज है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में फ्रिक्शन तो कम हो जाती है, अगर फ्रिक्शन कम हो जाती है तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो सर्कुलर पाथ में बना रहे, ठीक है, यानी ये तो एक खतरे का काम है। दूसरा क्या हो गया सपोज करो कि कहीं ऑयल रास्ते में गिर गया ट्रैफिक में, उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी अकेले फ्रिक्शन पे डिपेंड होना तो हमारे लिए खतरे का काम था। फिर हमारे दिमाग में क्या आया ऐसा कि ऐसी कौन सी चीज और साथ में इंट्रोड्यूस करा दी जाए कि फ्रिक्शन तो रहे लेकिन ऐसी कौन सी चीज इंट्रोड्यूस करा दी जाए कि आराम से वहां पे वो गाड़ी विदाउट स्किडिंग ट्रेवल कर जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई? हमने दिमाग लगाया। तुम लोगों ने रेसिंग ट्रैक्स देखी है? रेसिंग ट्रैक कितने शानदार होते हैं, उसमें जब आपकी गाड़ी सर्कुलर टर्न लेती है तो एक हिस्सा हल्का सा उठा हुआ होता है। जब वो गाड़ी उठी, जब क्या होता है सर्कुलर टर्न लेती है गाड़ी, तो आप देखते हो रेसिंग ट्रैक में क्या होता है, हल्का सा एक हिस्सा बैंक होता है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक अंदर की तरफ उसको एक और फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाती है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। यानी हमारी बात समझ में आ गई कि अगर हम रोड को थोड़ा सा उमसा दें या थोड़ा सा उठा दें तो हमें और ज्यादा मिल जाएगा स्पीड को बढ़ा के टर्न लेने का। इसलिए देखो जो हाईवेज भी होते हैं जहां पे ज्यादा तेज ट्रक्स सर्कुलर टर्न लेते हैं वहां पे एक तरफ का हल्का सा उठा होता है। क्यों? क्योंकि उसे फ्रिक्शन उस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, वो उठा हुआ हिस्से की वजह से भी एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगी और ऑब्जेक्ट तेजी से सर्कुलर टर्न ले पाएगा। यानी हमारा जो अगला दिमाग था अब वो फ्लैट रोड नहीं था, अब क्या है हमारा, फ्लैट रोड की जगह हम क्या करेंगे, रोड को थोड़ा सा उठा देंगे और फिर सर्कुलर टर्न लेके देखते हैं क्या वेलोसिटी निकल कर आती है। आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो अभी तक जो आपने केस कंसीडर किया उसमें सिर्फ क्या था, फ्रिक्शन था। अब हम एक चीज करते हैं, रोड को बेंड करते हैं, बेंड मतलब झुका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेंड तो हमने कर दिया रोड को। लेकिन अभी पहला केस हम कैसे कंसीडर करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि अभी हमने देखा कि अकेले फ्रिक्शन से क्या इंपॉर्टेंट रोल आ रहा था। अब देखेंगे कि विदाउट फ्रिक्शन से बैंकिंग ऑफ रोड में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने ये देखा, देखना ध्यान से, ये आपका इस तरीके से था, कोई दिक्कत क्या, ये आपका नॉर्मल था, अभी हमने बैंक नहीं किया। जब आपने बैंक नहीं किया था तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ऐसे निकल के आ रहा था कि नहीं आ रहा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन में सपोज करो यहां से रोड को उठाएंगे किसी एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ इस रोड को उठा दिया। अगर तुमने इसको रोड को उठाया तो ये जो गाड़ी थी हमारी, ये जो गाड़ी थी, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहले तो देखो जितना एंगल इसमें थीटा इसको उठाने में लग गया उतना ही एंगल ये वर्टिकल से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये एंगल भी कितना आ गया हमारा, थीटा आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, बात समझ में क्या ही नहीं आई। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं अपन गाड़ी को, ऐसा ना हो तुम लोग गाड़ी ना समझो इसको। तो देखो यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा था तो ये जो हमारी गाड़ी बनी, ये एंगल जो इसका नॉर्मल रिएक्शन निकल के आया, ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये भी कितना रोटेट हो गया, उसी एंगल थीटा के साथ ये भी रोटेट हो गया। कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना। अभी हम इससे फ्रिक्शन तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर वाला कंपोनेंट जिसके साथ होता है आर, मतलब जिसके साथ होता है थीटा, उसके साथ क्या आता है कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है थीटा उसके साथ क्या आता है साइन। समझ में आया मैंने क्या बोला,
जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ आता है कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ आता है साइन, और नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा आपका mg। हाँ है ना। तो एक चीज आपने क्या नोटिस की, आपने नोटिस किया, देखो यहाँ पे मैंने अगला काम क्या बताया था, अंदर की तरफ लगने वाली इकलौती फोर्स है r sin थीटा, और यही अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या देगी आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी कि नहीं देगी। तो r sin थीटा जो आपका निकल के आया, ये किसके बराबर फेंक दो, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के। हाँ है ना। दूसरा आप देखो r cos थीटा जो आपका निकल के आ रहा था वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ। तो देखो r से r तो अगर डिवाइड करें, ये क्वेश्चन 1 मान लो और ये क्वेश्चन 2, डिवाइड कर दो इन दोनों का, तो r से r तो क्या हो गया कैंसिल, और sin अपॉन cos ये आपको क्या देगा, tan थीटा देगा कि नहीं देगा। और इधर देखो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, नीचे क्या आ गया आपका mg आ गया कि नहीं आ गया, तो m से m कैंसिल, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, तो v बराबर हो गया आपका अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अगर फिक्सन नहीं होता। यहां पे एक चीज देखो, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे tan बढ़ेगा, और जैसे जैसे tan बढ़ेगा वैसे वैसे आपका v भी बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा उतना ज्यादा गाड़ी एक लॉन्ग टर्न ले पाएगी, हाई स्पीड पे टर्न ले पाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो वेलोसिटी होती है बैंकिंग ऑफ रोड की कंडीशन में विदाउट फ्रिक्शन, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो होती है ऑप्टिमम वेलोसिटी या ऑप्टिमम स्पीड। समझ में आया। अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए कि फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड इन अ बैंक्ड रोड, इसका मतलब है कि वो बोलना चाहता है कि उस केस में आपकी फ्रिक्शन नहीं लग रही है। आई बात समझ में। तो विदाउट फ्रिक्शन जो वेलोसिटी निकल के आती है बैंकिंग ऑफ रोड में, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ऑप्टिमम स्पीड, एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। गॉट इट और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये याद रखना है आपको, विदाउट फ्रिक्शन में जो स्पीड निकल के आती है वो आती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और आपको ध्यान रखना है जितना एंगल से आपने इस रोड को उठाया है आपका नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही मूव कर गया, इसलिए वहां पे थीटा एंगल निकला। फिर जिसके साथ होता है कॉस उसके साथ आता है, जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ आता है कॉस, और जिसके साथ नहीं होता है थीटा उसके साथ आता है साइन। अंदर की तरफ लगने वाली इकलौती फोर्स थी हमारी r sin थीटा, इसलिए उसने सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया। ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स थी r cos थीटा, इसलिए उसने mg को बैलेंस किया। दोनों का डिवाइड किया, वहां से v निकल के आया अंडर रूट rg tan थीटा। थीटा बढ़ाओगे tan बढ़ेगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, जहां पे विदाउट फ्रिक्शन वाली बात है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आ गया कि नहीं आया। तो अगला केस क्या करते हैं हम लोग, देखो पहला हमने पढ़ा सिर्फ नॉर्मल सर्कुलर टर्न था, वहां फ्रिक्शन बस थी। हमने बैंकिंग में क्या किया, विदाउट फ्रिक्शन हो गए। अब हम पता क्या कंसीडर करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड का ऐसा केस जिसमें आपकी फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने, बैंकिंग ऑफ रोड का ऐसा केस जहां पे फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी कर दिया, मतलब अब हमें ज्यादा और ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि अकेला फ्रिक्शन ही मूव करा लेता था, फिर हमने बैंक किया, बैंक भी और मूव करा लेता था। जब दोनों जुड़ जाएंगे यानी वो और ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देंगे सर्कुलर टर्न में। गॉट इट, हाँ है ना। चलो फिर अगला देखो, फिर अगला केस देखो विद फ्रिक्शन। अब बैंकिंग ऑफ रोड में विद फ्रिक्शन वाली बात आ गई। देखो सबसे पहले इसका एफबीटी डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने सारी फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया ना, तो ड्रॉ करने के बाद तो ये कुछ भी नहीं है। तो देखो ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, आया ना, ठीक। अब देखो ये इसका नॉर्मल बेस था, इसको हमने क्या कर दिया, आपका बैंक कर दिया थीटा एंगल के साथ, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया, ये आपकी गाड़ी थी, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। तो यहां पे क्या लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन R, नीचे की तरफ क्या लग रहा है आपका mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
तो नीचे की तरफ आपका लगने लगा mg। टायर यहां पर है ना, तो फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है आपका, इधर पे। अब देखो हमने देखा था अगर इसको थीटा एंगल से बेंड करा रहे थे तो ये एंगल भी कितना निकल के आया था, थीटा निकल के आया था कि नहीं आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ आता है क्या, कॉस। तो ये कितना निकल के आ गया, आर कॉस थीटा, हाँ है ना, ठीक है। और ये जो केस निकल के आया ये कितना निकल के आया आपका, आर साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, देखना यहाँ पे ध्यान से। अगर गाड़ी हमारी मिट गई, पहले इस गाड़ी को वापस लाते हैं। तो देखो यहां से जो केस निकल के आएगा दिस वन, ये आपका निकल के आएगा आर साइन थीटा। अगर रियलिटी में फ्रिक्शन को यहां पे ड्रॉ करें तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लग रही है। तो ये एंगल जो आ रहा है ये भी आपका क्या है, थीटा। तो फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालें तो फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या निकल के आएगा, एफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कंपोनेंट निकल कर आएगा आपका एफ साइन थीटा। समझ में आ गया टोटल, हाँ है ना। फ्रिक्शन क्या है हमारी, जस्ट यहाँ पे लग रही है। अगर हम इस फोर्स को यहाँ पे ड्रॉ करते तो इस तरीके का एंगल बनता है, इसलिए हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि गाड़ी इधर फेंकेगी, ठीक है। फ्रिक्शन थीटा एंगल बना रहा आर के साथ, तो देखो आर साइन थीटा वाले के साथ थीटा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट, जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ होता है कॉस। तो फ्रिक्शन का कॉस थीटा, नीचे क्या है, एफ साइन थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नॉर्मल रिएक्शन का आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। अब अगला स्टेप क्या था, जब सारी फोर्सेस बन जाए, जब सारी फोर्सेस बन जाए तो अंदर की तरफ लगने वाली फोर्सेस को mv स्क्वायर अपॉन r से कर दो और बाहर की तरफ लगने वाली ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेस को mg से। तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, r sin थीटा और f cos थीटा। तो देखो r sin थीटा प्लस f cos थीटा, ठीक है। ये दोनों लग रहे हैं अंदर की तरफ, इसलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से, हाँ है ना। r sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। दूसरा देखो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, r cos थीटा और ये mg। गलत हो गया ना, गलत हो गया क्योंकि नीचे की तरफ एक और फोर्सेस लग रही है mg के साथ, ये लग रही है आपका f sin थीटा। तो देखो ऊपर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ क्या लगी, r sin थीटा प्लस f cos थीटा बैलेंसेस बाय mv स्क्वायर अपॉन r। इधर देखो ये क्या है, r cos थीटा ऊपर लग रहा है पर नीचे क्या क्या लग रहा है, mg प्लस f sin थीटा, हाँ है ना। जल्दी बताओ। अब आप लोगों को ये भी तो पता है कि f बराबर तो होता था म्यू इंटू r, सबको पता है। तो जहां जहां f लिखा हुआ है वहां वहां क्या रख दोगे आप लोग, म्यू इंटू r। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, r sin थीटा एक फोर्स थी प्लस f की जगह पे क्या रख दोगे, म्यू इंटू r cos थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी जगह देखो यहां पे क्या हो जाएगा, r cos थीटा, ठीक है ना, बराबर है आपका mg, यहां पे क्या रख दोगे प्लस f की जगह फिर से रखोगे म्यू इंटू r और ये हो जाएगा आपका sin थीटा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2। आई बात समझने के लिए आई, ठीक है। अब देखो हमने जब फ्रिक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो हम लोग आगे इसके स्टेप अप्लाई करेंगे। तो यार ध्यान से देखना जरा, देखो इधर पे ये तो अब लिख दिया होगा ना, इधर देखना ध्यान से आपका क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r sin थीटा और म्यू r cos थीटा। तो यहां से हम क्या करें पता, r cos थीटा को कॉमन ले लें। यहां से हमने r cos थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहां पे देखो r तो चला गया पर यहां पे क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इधर देखो r अगर बाहर चला गया, मतलब r cos थीटा बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा आपका म्यू। समझ में आया कि नहीं है, बराबर क्या हो गया आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखो ध्यान से समझना, जैसे ही आपने यहां से r cos थीटा को बाहर लिया तो इसके पास तो r था तो चला गया, पर इसके पास cos थीटा नहीं था तो sin के नीचे क्या चला गया, cos। यहां से देखो म्यू r बाहर गया, सॉरी r cos थीटा बाहर गया आपका, इसके पास अकेला म्यू था तो वहां पे बचा म्यू, बराबर क्या आ गया आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आया कि नहीं आया, इसको मान लो आप लोग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब इस वाली इक्वेशन को थोड़ा अगर हम लोग रीअरेंज कर लें तो इसको म्यू r वाले टर्म्स को अगर इस साइड ला दो
तो देखो ये क्या हो जाएगा, दूसरी वाली इक्वेशन आगे जो लिखी थी, तो यहाँ r cos थीटा पहले से था, म्यू आर वाला टर्म इधर ले आओ, तो म्यू आर, ठीक है ना, दिस शुड बी योर साइन थीटा बराबर आपका हो गया एम जी। समझ में आया कि नहीं है? हम यहां से भी क्या करेंगे, r cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो देखो r cos थीटा कॉमन, पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे r बस जाएगा, पर यहाँ पे आ जाएगा म्यू, और ये जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे cos नहीं था इसलिए cos आ गया, डिवाइड पे बराबर आपका आ गया एम जी। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये हमारे लिए देखो यहाँ पे जो एम जी लिख के आया, अच्छे से लिख दें, दिस विल बी एम जी, ये हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब पता हम क्या करें, अब यहां देखो ध्यान से, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 3 को डिवाइड कर दें क्वेश्चन नंबर 4 से, तो आप लोग देख रहे हो r cos थीटा से r cos थीटा तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। तो r cos थीटा से r cos थीटा तो गया, तो यहां पे क्या बचा आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, प्लस यहां पे आ गया आपका म्यू, यहां पे क्या हो गया 1 माइनस म्यू tan थीटा, कोई दिक्कत क्या नहीं। इधर देखो क्या हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर अपॉन में क्या हो गया आपका एम जी, कोई दिक्कत की नहीं। अब देखो ध्यान से, एम से एम तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, एम से एम आपका क्या हो गया कैंसिल, तो इधर देखो आगे, अगर एम से एम आपका कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा आपका tan थीटा प्लस म्यू, नीचे क्या बचा आपका 1 माइनस म्यू tan थीटा बराबर देखो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, हाँ है ना। अब देखो एक चीज यहां से, अगर v स्क्वायर को हम एक साइड रहने दे तो यहां से क्या बचा आर जी, यहां पे क्या आ गया म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आपकी वेलोसिटी निकल आई स्क्वायर के फॉर्म में। अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरे साइड रूट लग जाएगा, तो v बराबर आपका क्या हो गया, देखना ध्यान से, आर जी आपका वैसी का वैसी रहा, यहां देखो म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा की होल पावर 1/2। आई बात समझ में नहीं आई? तो एक चीज देखो यहाँ पे होल पावर क्या 1/2 आ गई, ये जो स्पीड कहलाती है आपकी बैंकिंग ऑफ रोड में, एक ऐसा केस जहां पे फ्रिक्शन भी साथ में हो बैंकिंग के, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल, उसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमम, और इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। और ये वाली चीज आपको पता है नीट 2016 में डायरेक्ट पूछ ली गई थी कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड भी है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, वहां पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी, तो याद रखना आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा का होल रूट। आई बात समझ में नहीं आई? तो देखो ये कुछ बेसिक ऑफ आपको क्या पढ़ाया था मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में, फिर उसके बाद हमने देखा अगर हमारी गाड़ी सर्कुलर टर्न में मूव कर रही है फ्लैट रोड पे, समझ रहे हो ना, अगर हमारी गाड़ी फ्लैट रोड पे मूव कर रही है तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया था, हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल कर आई थी वो आई थी अंडर रूट म्यू आर जी। पर आप लोगों को एक चीज तो ये भी पता है ना कि जब आप लोग कभी उसके बारे में देखते हो, अगर आपके यहाँ बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो रोड तो गीला हो गया, रोड गीले होने की वजह से फ्रिक्शन हो जाता है कम। अगर फ्रिक्शन कम होता है तो आप बात समझो कि आपके 13 दिन बाद होने वाले भोजन के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी जिससे हम और स्पीड बढ़ा सके। हमने क्या किया, रोड को उठा दिया। हमने पहले देखा कि अगर फ्रिक्शन ना हो, रोड को उठाने बस से कितनी वेलोसिटी मिलेगी, हमने देखा वेलोसिटी बढ़ के आ रही थी, ठीक है, यानी रोड को उठाने से भी वेलोसिटी मिल रही है बढ़ाने का चांस, और फ्रिक्शन की वजह से भी मिल रहा है। तो हमने दोनों चीज को जब इंट्रोड्यूस कराया तो हमने देखा वहां पे जब सिर्फ रोड को उठाया था क्या निकल के आया था, अंडर रूट आर जी tan थीटा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे ऑप्टिमम स्पीड। फिर हमने फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कराया तो हमारा आया मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। समझ में आया? तो ध्यान से देखना, आप लोगों को जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो सब आप लोगों को एक बार अच्छे से करना है। अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स नीट और जेईई के डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए हम लोग वीडियो पे स्टॉप करते हैं, और इस वीडियो को देखो आप लोग सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, ठीक है ना।
और जो भी दिक्कत अगर वीडियो के टाइम पे आ रही है, अगर आपको कोई सजेशन है पढ़ाने के टाइम पे कि कोई चीज ऐसी कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है ना, देखने के लिए दिया जाता है ना, देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो उस पर आप लोग सजेस्ट करो कि वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पढ़ाई करते रहना, बहुत जल्दी आप लोग पेपर देने वाले हो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाय बाय।